हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनके आंसर्स को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के प्रमुख क्या परिणाम हो सकते हैं, तो पहला बात की जाए कि अगर मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ेगी तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो अगर समस्याओं की हम बात की जाए तो सबसे पहली समस्या क्या होगी कि उस क्षेत्र में संसाधनों का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भार पड़ता जाएगा। मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में धीरे धीरे संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास होगा। जनसंख्या का अपना भरण पोषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर जब संसाधन कम हो जाएंगे तो लोग रहेंगे कैसे, किस तरीके से अपना जीवन निर्वहन करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी क्षेत्र या किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसके देश का क्या होता है, एक तरीके से जो विकास कहा जाए वो गतिरुद्ध हो जाता है, या उस देश की जो विकास की गति है वो धीमी पड़ जाती है। आज हम लोग देखे जाए कि चीन हो गया, भारत हो गया, अगर बेशक कहा जाए इन लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा पीछे है। आप जापान को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्याएँ कम हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अब बात करेंगे कि जनसंख्या के ह्रास के परिणाम, यानी अगर जनसंख्या नहीं भी होगी तो फिर दिक्कत होगी। अब उससे क्या दिक्कत होगी कि जैसे अगर क्या होगा, संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग नहीं होगा। अगर जनसंख्या कम होगी तो वहाँ के संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग नहीं होगा। इसके साथ साथ समाज की जो आधारभूत जो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो अस्थिर हो जाएंगी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अस्थिर हो जाएंगी और देश का जो भविष्य होता है वो चिंता में आ जाएगा, यानी उस देश का भविष्य थोड़ा खतरे में आ सकता है। आगे बात करते हैं कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग बात की जाए कि उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले बात की जाए कि यानी विश्व के वह स्थान जहाँ जनसंख्या जो घनत्व होता है वो 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 200, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 200 व्यक्ति निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, सघन या उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि संसार में ऐसे 4 क्षेत्र हैं, अब ऐसे 4 क्षेत्रों में देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, तो यहाँ भी जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक पाई जाती है, यानी जनसंख्या सघन पाई जाती है। इसके साथ साथ यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे आपका ब्रिटेन हो सकता है, लंदन हो सकता है, फ्रांस हो सकता है। तो इन सब क्षेत्रों में भी जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, अगर आप एशिया को देखो तो एशिया के दक्षिण में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर देखा जाए चीन देख लीजिए, 140 करोड़ 100 करीबन 48 करोड़ जनसंख्या है उसकी, और भारत की देख लीजिए 138 करोड़ जनसंख्या है। तो मतलब इधर ये साफ दिखाई दे रहा है कि यानी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ चौथा जो क्षेत्र है वो नील नदी की घाटी, यानी मिस्र में है ये नील नदी। वहाँ भी क्या होता है कि जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में नदी होती है, नदी कोई प्रवाहित होती है, उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहने की प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं प्रवास के अपकर्षक कारक। अपकर्षक का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी स्थान को छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस रहे हैं, यानी अप्रवास कर रहे हैं, तो वो रीज़न क्या है, आप दूसरे क्षेत्र में जाकर क्यों बसना चाहते हैं। तो आप क्यों बसना चाहेंगे? हो सकता है वहाँ काम के बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर हों, यानी रोजगार के अच्छे अवसर हो, काम अच्छा मिल रहा हो, वहाँ वेतन अच्छा मिल रहा हो, इसलिए भी जाते हैं। वहाँ लोगों के रहन सहन की जो दशाएं होती हैं, हो सकता है वो वहाँ अच्छी हो। इसके साथ साथ वहाँ शांति और
सुरक्षा हो। लोग किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं? हो सकता है अगर युद्ध होगा, अशांति होगी, तो लोग उस स्थान को छोड़कर शांति वाले क्षेत्रों में जाएंगे, जहाँ जनसंख्या जहाँ क्या हो, जो जलवायु हो वो अनुकूल जलवायु। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सम जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, लोग सम जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उन क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो। अगर ये सारी चीज़ें विद्यमान किसी क्षेत्र में होती हैं तो लोग बड़ी मात्रा में उस क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, यानी उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अब बात की जाए प्रवास के प्रतिकर्षक कारक। प्रतिकर्षक में क्या होता है कि आप किसी स्थान को छोड़ते क्यों हो, तो आप किसी स्थान को छोड़ते क्यों हो, तो यानी उत्प्रवास क्यों करते हो। तो उत्प्रवास करने का हो सकता है भाई वहाँ रहन सहन की निम्न दशाएं हों, ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियाँ खराब हों वहाँ, यानी राजनीतिक तौर पर वहाँ लड़ाई झगड़े होते हों, वहाँ प्रतिकूल जलवायु हो सकता है वहाँ ज़्यादा बाढ़ आए, ठीक है ना, बाढ़ हो सकता है ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो वैसी चीज़ें, वहाँ प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हों, ठीक है, महामारियों का सबसे ज़्यादा संभावना हो और आर्थिक पिछड़ापन हो। अगर ये किसी क्षेत्र में विद्यमान होता है तो लोग मजबूरी में उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मानसूनी एशिया में जो जनसंख्या का उच्च घनत्व के कारण क्या है। मतलब जो मानसूनी एशिया है, मानसूनी एशिया मतलब हमारे जो मानसूनी एशिया जिसे कहा जाता है, इसमें आते हैं आपका चीन, जापान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी देश किस में आते हैं, आपके इसमें आते हैं, क्या नाम है, मानसूनी एशिया में शामिल होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए इन क्षेत्रों में आखिर लोग रहते क्यों हैं, ऐसे क्या रीजंस है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा निवास करती है, क्यों? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, खेती के लिए पूरी पर्याप्त वर्षा होती है और वर्षा भी पर्याप्त होती है, और मिट्टी जो होती है यानी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आपको सभी को पता ही होगा कि जो जलोढ़ मृदा होती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। तो भारत के उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए लोग क्या होते हैं ज़्यादा उत्तर भारत में निवास करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश की केवल जनसंख्या देख ली जाए तो करीबन 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। क्यों? क्योंकि वहाँ जलोढ़ मृदा है और बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित भी होती हैं। नेक्स्ट आता है अनुकूल दशाओं के कारण चावल की एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, दक्षिणी एशिया में क्या होता है या मानसूनी एशिया में क्या होता है कि यहाँ एक वर्ष में फसल की 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता होगा कि फसलों के कई प्रकार होते हैं, जैसे ओस, अमन, बोरो, ये फसल के 3 प्रकार होते हैं जो बांग्लादेश में उगाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कि मतलब इन क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा निवास करने की प्राथमिकता देते हैं और जनसंख्या घनत्व तो यहाँ अधिक ज़्यादा होता है। अधिकतर जनसंख्या क्या होता है, मानसूनी एशिया की जनसंख्या ज़्यादातर क्या करती है, खेती में लगी रहती है। यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती के जैसे कार्य करते रहते हैं, और कहीं कहीं तो यहाँ जनसंख्या घनत्व 400 से 800 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पहुँच जाता है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अधिक सघन किस में होता है, जहाँ 200 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। दक्षिण तो मानसूनी एशिया में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, 400 से 800 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाता है यहाँ जनसंख्या। अब बात करते हैं कि अब तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो सरकार ने क्या किया है, इनको पॉपुलेशन को यानी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। तो पहला तरीका है परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि यानी जैसे परिवार में क्या नाम है, एक तरह से प्लानिंग की जाए, फैमिली प्लानिंग जिसे कहते हैं ना, वो की जाए। अब जैसे भारत सरकार ने भी मतलब योजना चला रही है कि जैसे 2 ही बच्चे हों तो ठीक है, ठीक है, 2 बच्चों की योजना चलाई जा रही है। तो जैसे आपको खुद ही पता है कि जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो धीरे धीरे संसाधनों की कमी होगी, तो इसलिए सरकार ने ये सोचकर क्या चलाया है, फैमिली प्लानिंग जिसे कहते हैं, परिवार नियोजन के कार्यक्रम सरकार चला रही है। अच्छे गर्भ निरोधक को प्रचार और सरलता से उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जिस तरह से कंट्रोल हो जाए उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके लिए ऐड भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, लोगों में जागरूकता एवं शिक्षा लाई जा रही है। ठीक है, विशेषकर स्त्रियों में। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें ये सरकार अभी कर रही है और ये अभी धीरे धीरे सक्सेसफुल भी
होता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे देश की जो पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या है वो कंट्रोल में आती जा रही है। तो ये सारे क्या होते हैं, सरकार द्वारा तरीके अपनाए गए हैं जिससे द्वारा किसी देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अब बात की जाए किसी देश में जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसके आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो उस देश की आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला क्या पड़ेगा कि वहाँ भोजन की समस्या हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन योग्य जो पदार्थ हैं उनकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो भोज्य पदार्थों की कमी हो जाएगी जिसके कारण जनसंख्या को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो आवास की कमी हो जाएगी। आवास का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या रहेगी कहाँ, जनसंख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन क्षेत्रफल तो कमी है ना, जगह तो कमी है ना, जनसंख्या बढ़ ज़्यादा रही है और क्षेत्रफल तो कमी है। तो लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी बहुत सारी झुग्गियाँ बनाएंगे, झोपड़ियों में निवास करने की कोशिश करेंगे और ये किसी देश को विकास नहीं करने देती। आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ी झुग्गी या मलिन बस्ती जो है महाराष्ट्र में धारावी है और दिल्ली में सीमापुरी। ये भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग, जनसंख्या घनत्व कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ आप धारावी में जाओगे तो धारावी में सूर्य की किरणें भी नहीं आ पाती। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बड़ी मात्रा में क्या होगा, बेरोजगारी जैसी समस्या सामने आएगी। किसकी आएगी, बेरोजगारी जैसी समस्या बहुत तीव्र तरीके से आएगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है और आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और बेरोजगारी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं निम्न जीवन स्तर, यानी लोगों का जीवन स्तर क्या हो चुका है, घट चुका है। ठीक है, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम हो गई है, इसलिए निम्न स्तर हो चुका है। जैसे अगर बात की जाए पहले ज़माने जब लोग होते थे पहले, तो लोग ज़्यादा जिया करते थे। क्यों जिया करते थे, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो इसके कारण लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज लोग कितने साल जीते जा रहे हैं, 60 साल 65 साल, इससे ज़्यादा नहीं जी पाते। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। इसके बाद आता है कि जनसंख्या का कृषि पर दबाव। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो जनसंख्या है वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहेगी, यानी कृषि भूमि पर वो अपने घर बनाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए क्या कृषि योग्य भूमि पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अब जब कृषि भूमि कमी हो जाएगी तो खाद्यान्न की कमी पूरी कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब खेती ही नहीं होगी तो जनसंख्या को अनाज कहाँ से मिलेगा। और जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या क्या करेगी, कृषि भूमि पर अपना दबाव बढ़ाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं बचत में भी कमी होगी। यानी अब क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं और बचत कम होती जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य नगरों में जो गंदगी बढ़ चुकी है, ठीक है, स्वच्छता और स्वास्थ्य का जो स्तर अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नीचे हो जाता है। और सारा ये कारण किसका होता है, जनसंख्या का अधिक वृद्धि दर का। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आएंगी। अब बात करते हैं किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के प्रमुख परिणामों के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में जैसे आपका हो गया कि कौन कौन से हैं, यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और उसका उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप और उसका पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वीडियो में 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सघनता के आधार पर विश्व को कितने वर्गों में बांटा गया है। और तीसरा है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अगर आपको इसके आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।